महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को ऐसा कुछ हो जाता है जो कि कभी नहीं हुआ। कम्युनल वायलेंस। ये आखिर कैसे हुए, इसके अंदर क्या क्या चीज थी, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। स्वागत है आपका सुपर न्यूज में। मेरा नाम है अरुण हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम जानते हैं कि 17 मार्च को आखिर हुआ। 17 मार्च के पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए और बैनरिंग के जरिए ये मांग उठा दी थी कि हम 17 फरवरी को प्रोटेस्ट करेंगे पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को उन्होंने इस तरह प्रोटेक्ट किया कि जैसे हमने बाबरी के साथ किया उसी तरह औरंगजेब की कब्र के साथ करेंगे। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र भर में प्रोटेस्ट होते हैं। कहीं कोई भी घटना नहीं होती क्योंकि प्रोटेस्ट जहाँ जहाँ भी हुए अपार्ट फ्रॉम नागपुर हर जगह औरंगजेब बादशाह की फोटो जलाई। वो बात अलग है कि एक जगह पे हिंदुत्व लीडरों ने बहादुर शाह जफर को औरंगजेब समझ के जला दिया, लेकिन चलो कोई ना कोई मुगल तो जलाई। लेकिन नागपुर में संभाजी महाराज की मूर्ति के सामने ये प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ इन्होंने एक औरंगजेब आलमगीर की फोटो जलाई और साथ में एक कब्र बनी हुई, नकली कब्र बनी हुई जलाई। ये जो उन्होंने नकली कब्र जलाई थी, इस पे एक हरी चादर उतरी हुई थी जो यूजुअली दरगाहों पे और दूसरी जगहों पे होली चादर मानी जाती। ये होने से बाद ही लोगों ने वहाँ शिकायत कराई, प्रोटेस्ट करे। जहाँ इस दंगे का मेन अक्यूज फहीम जिसे बताया गया है, सबसे पहले वही डीजीआई और पुलिस के पास गए एंड उन्होंने कंप्लेंट दी कि इन लोगों को अक्यूज कर बनाए और इन्हें अरेस्ट करे क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना ठेस पहुंची। जिसके बाद उनका आरोप था, वहीं पर खड़े हुए उन्होंने इंटरव्यूज लिए, मीडिया से बातचीत की कि पुलिस ने हमारी उस वक्त बात नहीं सुनी थी और इन्हें रोजों के अंदर ही लाठीचार्ज कर दिया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। रहमतुल्लाह के खिलाफ में जो है आज शिवाजी चौक के ऊपर में प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। शाम होते होते एक बड़ा ग्रुप जमता है और फिर पथराव होता है, कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं एंड देन आप सबको पता ही है कि नागपुर में एक रॉइड्स फैल जाए। कई गाड़ियां तोड़ने के हमारे पास वीडियो आते हैं कि नकाबपोश लोग गाड़ी फोड़ रहे हैं। कई जगहों पे पुलिस के कर्मी खुद गाड़ियां फोड़ते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पे नकाबपोश लोगों ने आजू बाजू की 2 मुस्लिम दुकानें छोड़ दी और एक हिंदू की दुकान जला दी। टारगेट बना के काम हुआ है। यहाँ 2-2 दुकान बाजू में मुस्लिम की भी दुकान है, हिंदू की भी दुकान है, तो उनमें हिंदू लोगों को ज्यादा क्षति पहुंचाया गया, पर मुस्लिम लोगों की इनमें कुछ भी खरोच वगैरह नहीं आई है। ये हमारे सामने में भी देखो, इधर में भैया भाईजान की दुकान है, बाजू में ये है, इधर में भी है। तब यानी कि मुस्लिम लोगों का यानी कि बचा दिया गया और हिंदू लोगों की तरफ ध्वस्त कर दी गई। तो कई ऐसी वारदात होती है, पूरे तौर पे नागपुर का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है एंड मीडिया इसे एक ऐसा हाइप बनाती है जैसे ये पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। जिसके बाद कई सारे बड़े बड़े लीडर्स इसमें प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ हुआ? आइए हम जानते हैं कि इस सब का कॉज क्या था। पिछले 1 महीने से लगभग जब से छावा मूवी रिलीज हुई, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड, इस मूवी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल टच ऑडियंस का हुआ कि आपने देखा ही होगा कि लोग इस मूवी को देख के रो रहे हैं, इस मूवी के बाद नारे लगा रहे हैं और इस मूवी के बाद कई लोगों ने तो बरहानपुर के अंदर जाके खुदाई भी शुरू कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि जो मूवी में बताया है कि यहाँ सोना था तो सच ही वहाँ पे सोना होगा। तो इस प्रकार से मूवी ने रियल टच की ऑडियंस को और इमोशनली काफी ज्यादा टच किया। लेकिन इतना ही नहीं, मूवी के अंदर क्योंकि एक तौर पे औरंगजेब बादशाह को एक जालिम बादशाह बताया गया और उसका जो जुल्म सितम संभाजी महाराज पे हुआ और उसके बाद जो उसने एग्जीक्यूट किया उन्हें, सो वो एक तरह से इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि तमाम मुसलमान एनिमी हैं और तमाम हिंदू अच्छे हैं। इस तरह के इवल एंड ट्रूथ जब आप हिस्ट्री में देखने शुरू करें तो आपको इसी तरह की चीजें मिलने शुरू हो जाती। जिसके बाद जितने लोगों ने वो मूवी देखे उनका ये एक सेंस बन गया कि मुगल यानी कि मुस्लिम खरा, जिसका फायदा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने उठाई। मूवी रिलीज होने के बाद से ही बीजेपी के लीडर्स, एमएलए और सत्ताधार खुद बीजेपी सरकार भी इसके अंदर शामिल हो गई, बयानबाजी शुरू कर दी। कई लोगों ने नफरती बयान दिए और मीडिया ने इसे खूब हाइप बनाई, जो ये हाइप 1 महीने तक बढ़ते गए। या यूं कहिए कि इसके अंदर लोगों की जो भावनाएं छुई थी मूवी ने,
उसके अंदर और ज्यादा तेल और आग का काम मीडिया ने और खुद गवर्नमेंट के कई सारे लीडरों ने किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे ही कोई भी मुद्दे को नहीं उठाती। गौरतलब है कि आप लोगों को याद ही होगा कि बीड़ के अंदर एक देशमुख सरपंच की बेरहमी से हत्या कर दी जाती। हत्या इतनी बेरहम थी कि उसके जब वीडियो आए तो हमें देखने को मिलता है कि वो सरपंच आधे लंगे उन्हें बांध दिया गया और एक अक्यूज उनके ऊपर पेशाब करता हुआ भी नजर आ रहा है, जबकि उनको पूरा खून बह रहा है। इसके बाद से ही गवर्नमेंट को अपोजिशन ने घेरना शुरू कर दिया था। जब बीजेपी के सिटिंग मिनिस्टर धनंजय मुंडे का नाम इसमें आया तो उन्होंने बीजेपी ने उन्हें रिजाइन करने को कहा और फडणवीस जी ने कहा कि हम इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जिस चीज को लेकर अपोजिशन ने कहा कि सिर्फ रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, आपको जल्द से जल्द इनके अक्यूज को पकड़ना है और उन्हें सजा भी जल्द से जल्द स्ट्रिक्टली देनी होगी। 4 मार्च को अबू आसमी साहब औरंगजेब आलमगीर के बारे में थोड़ी तारीफ कर देते हैं। यही कहिए कि इतिहास का एक चैप्टर ही बताते हैं कि मंदिर को इन्होंने दान भी किया है और कई सारे प्रूफ आज भी हिस्टोरियन के पास है। हिस्टोरियंस इसके बारे में अक्सर कहते हैं। जिसके बाद एक तरह से कैंपेन शुरू हो गया कि औरंगजेब की कब्र के बारे में वापस से आउटस्पर्ट्स हो गए। ये स्पीच के बाद ही विधानसभा से अबू आसमी साहब को सस्पेंस कर दिया जाता है, उन्हें देशद्रोह जैसे नाम से बुलाया जाता है। इन सब बातों में और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हटाने के लिए सीएम से लेके सारे नीचे तक के लीडर एक तरह से अपना नफरती भाषण देना शुरू कर दे, जो कि एक लीडर्स को नहीं देना चाहिए। जिससे आपने देखा ही कि फिर आगे जाके वो चीज क्या रमलाई और नागपुर के अंदर प्रोवाइड्स हो। ये कोई नई बात नहीं है कि औरंगजेब आलमगीर पूरे मीडिया के और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के एक फेवरेट कैंडिडेट। जब भी कोई मुद्दे से भटकाना होता है तो औरंगजेब आलमगीर ने 300 साल पहले 400 साल पहले क्या क्या कारनामे किए उसके ऊपर लाते। जैसे कि आप जानते हैं 7 जून 2023 में जब मणिपुर में रॉयट्स भड़के थे, तब भी मीडिया पे क्या चला, ये चल रहा था कि मणिपुर में राइट्स कैसे हो गए, मणिपुर के बारे में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, मणिपुर में क्या होना चाहिए। नहीं, मीडिया पे उस वक्त भी औरंगजेब ही चल रहा। एक्चुअल में इस बार भी पूरे नेशनल मीडिया को इसके अंदर छोपने का एक बड़ा रीजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई दिन पूरे होते जा रहे हैं, उसके बावजूद आज भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के अपने जो बेसिक चीजें हैं उसे पूरा नहीं कर पा रही। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम और भी सारे जो दीगर चीजें हैं और जो उनके वादे हैं उनको पूरा नहीं कर। इसलिए नफरत की गोली थोड़ी बहुत आप लोगों को देते रहते हैं ताकि आप खाए और धुन नशे में घूमते रहे। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि जो यूएस ट्रैफिक से आज पूरा नेशन और पूरा ग्लोबल लीडर्स परेशान है, सब कोई ना कोई उससे बचने के हल निकाल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के अंदर ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं ताकि उसको टैकल कर सके और उसके लिए कुछ कर सके कि सबकी ग्रोथ पे और सबकी जीडीपी पे इसका फर्क पड़े। जिसको लेकर चाइना ने कोशिशें शुरू भी कर दी है। अपने गवर्नमेंट चाइना के अंदर कुछ दिनों के अंदर एक मीटिंग रखी गई है जिसमें वर्ल्ड के टॉप सीईओज को बुलाया है, जिसमें BMW भी शामिल है और अपने देश के अंदर डेवलपमेंट्स के लिए और फॉरेन कंपनीज को इनिशिएट करने के लिए कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें वो प्रमोट कर रहा है। लेकिन अपना इंडिया क्या कर रहा है? इन जैसे मुद्दों को सवाल उठाना मीडिया का काम होता है, लेकिन मीडिया को मिर्च मसाला मिल जाता है सिर्फ औरंगजेब पे। इस सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी जिस आइडियोलॉजी पे चलती है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की RSS की, वो पहले छत्रपति संभाजी महाराज को इतना नहीं चाहते। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इन लोगों ने क्या क्या टिप्पणी, इनके लीडरों ने यानी कि सावरकर ने और गोलवलकर ने क्या क्या कहा, जिनको ये अपना आइडल मानते, अपना इस प्रतीक में भगवान मानते, उन लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में वुमनाइजर, अल्कोहलिक जैसे वर्ड यूज किए। आप देख लीजिए, इनकी ही किताबों में आपको ऐसे अनगिनत वर्णन मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को हर भारत की क्रिटिसाइज किया है। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई अपना लीडर नहीं है जिसे वो बता सके कि ये हिंदुत्व के ऊपर उतरे हुए हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ के रखे और इधर से इन्होंने औरंगजेब को पकड़ लिया। और ये पूरा पोर्ट्रेल करते हैं आज से नहीं, आजादी के बाद से, कि ये औरंगजेब मुस्लिम का लीडर हो गया है और हिंदुओं के लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है औरंगजेब आलमगीर की फौज में 13 लोग हिंदू थे, जो कि उस दौर के पूरे मुगल परेड में सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम उनकी कोर्ट रूम में मौजूद थे। उनकी सबसे बड़ी फौजों में से एक फौज राजपूत की थी। ऐसे ही शिवाजी महाराज के पूरे अंगरक्षक आपको मुस्लिम दिखेंगे। जब अफजल खान से मिलने के लिए शिवाजी महाराज वहां गए थे, उस वक्त भी शिवाजी महाराज के साथ उनका अंगरक्षक एक मुस्लिम ही था। अब बात करते हैं वापस नागपुर रॉयट्स। नागपुर में जो हुआ वो हिंसा तो बिल्कुल भी कोई चीज का सोल्यूशन नहीं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को बार बार प्रोवोक कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो
कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, जिसके लिए पुलिस को दोनों तौर पे सख्त रहने की जरूरत है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत है। हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी की एक डेलीगेशन नागपुर गई थी, जिनसे मिलने के लिए पहले तो मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब वहां मिले तो फिर उनके लीडरों ने बाहर निकल के ये सब। सीपी साहब से क्या बात हुई है? देखो, सीपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। किसी को बेकसूर आदमी को वहाँ पे उसके ऊपर केसेस दर्ज नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को छोड़ा गया है उनके ऊपर जो केसेस डालना चाहिए तो वो केसेस उन्होंने नहीं डाली है। जो आप सभी को मालूम है, कुरान की आयतें जो लिखी हुई थी, जो चादर थी, वो जिन लोगों ने जलाया, उनका उद्देश्य जो था कि इस तरीके से कुछ बातें यहाँ घटना घटे, ये उनका उद्देश्य था कि उसी विचारों के कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वहां थे, उनके ऊपर भी उसी तरीके से केसेस डाली जाए। उन्होंने गुनाह किया है तो उनके ऊपर भी केसेस होनी चाहिए। किसी को भी अगर गुनहगार है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो वहां तोड़फोड़ करने वाले लोग भी हो, पुलिस वालों ने भी कहीं पर तोड़फोड़ की हो तो वो कौन है, वो उसके कैसेट चेक करके उनको भी उस तरीके से सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने जो कुछ गुनाह किया है उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ये हमारा नागपुर हिंसा के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी काफी जानकारी दी विधानसभा में, लेकिन देखा गया कि उनकी जानकारी में काफी चीजों का अर्थ बराबर नहीं बैठता। जब आप ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक करते हैं वो अलग दिख रही है, और जब विधानसभा में आके जो बात कह रहे हैं वो अलग दिख रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की डेलीगेशन ने भी इन चीज पे सवाल उठाया। ये आज ये सच्चाई है और सबके सामने है कि सबने वीडियो देखा है कि जो चादर जलाई गई थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ में, वो जो चादर थी उसके ऊपर में कुरान की आयतें थी। ये पूरी शहर को मालूम है। हमारे हिंदू भाई लोग भी नागपुर शहर में कह रहे हैं कि हाँ, कि उसके ऊपर में चादर के ऊपर में कुरान शरीफ की आयतें थी। और बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, क्योंकि उनको अरबी नहीं आती थी, उनको मालूम नहीं था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि चादर जलाने का, आयत वाली चादर जलाने का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। तो ये बात सच्चाई हो गई है कि इस पे चादर जो जलाई गई है उसके ऊपर में आयतें थे और उनसे गलती हुई है और उसी की वजह से ये आग लगी है, ये हिंसा भड़की है। और उनके ऊपर में जो कार्रवाई करना चाहिए सरकार ने, वो कार्रवाई नहीं किया है। और वही मांग करते हुए हमने लेटर दिया है पुलिस कमिश्नर को, और मैं लेटर देने वाला हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को भी और होम मिनिस्टर को भी और पालक मंत्री को भी, कि भाई आपने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने जो इनोसेंट लोगों को जो पकड़ा है, 57 केसेस लगाए हैं, वो खत्म होने चाहिए। हम भी आपसे विनती करते हैं कि आप भी समाज में शांति बनाए रखें और संविधान पे भरोसा रखिए। बिल्कुल संविधान ही आज भी हिंदुस्तान में कायम बज़ाहिर तो लग रहा है। इसके अलावा नागपुर के हिंसा के बाद तमाम जिसको अरेस्ट किए हैं वो सब मुस्लिम अक्यूज बताए गए हैं, जिसके बाद जो प्राइम अक्यूज फहीम थे उनके घर पे बुलडोजर चला दिया, जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी रूल का उसमें उल्लंघन हो रहा है और इसका भी हो रहा है, जिसपे कई बड़े लीडर जैसे कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि जिन लोगों ने इस पे कार्रवाई करे वो सब तो निलंबित होना चाहिए। जी मेरे साथ हैं सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी की बुलडोजर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों को मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई केस आता है तभी बुलडोजर चलता है। मैं आपसे कहूँ कि नागपुर के जितने भी अधिकारी हैं ये सस्पेंड होंगे, क्योंकि मान लो अगर ये भी अगर गैर कानूनी है, मान लीजिए कि उनका काम भी गैर कानूनी है, तो आपको गैर कानूनी है करके डिक्लेयर करना होगा और डिक्लेयर करने के बाद ही आप उसको तोड़ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए नागपुर के जितने भी अधिकारी हैं वो शायद मेरे ख्याल से कोर्ट उनको सस्पेंड करेगी। यकीनन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पे सख्ती दिखाई और प्रशासन और गवर्नमेंट को इस पे फटकार लगाई कि आप किसी भी अक्यूज का घर नहीं तोड़ सकते। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि आप ये सब चीजें छोड़ें और डेवलपमेंट और इसकी जो बात करता है उसी मीडिया एंकर को देखिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से नफरत फैला रही है इनका साथ छोड़िए, ये कहीं नहीं ले जाएंगे। याद रखिए, शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में थे उनका स्वराज्य से ही नकल करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कई प्राइम चीजें लिखी गई है।